बात कर सकें ठीक तरीके से। अच्छा, आज का जो हमारा आज ये लेक्चर है या आज ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये हिस्ट्री आईएएस एकेडमी की तरफ से किया जा रहा है और ये पहले भी हमने आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए किया था, परंतु उस वक्त समय पूरा नहीं था हमारे पास, तो हमने सिर्फ उनका रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी बात की थी और इंटरव्यू हमने छोड़ दिया था सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का। तो परंतु आज हमारे पास मौका है, हमें एनडीए के लिए स्टूडेंट्स के लिए बताया है, क्योंकि अभी एनडीए का जो रिजल्ट आ चुका है और एसएसबी चल रही हैं। लास्ट एसएसबी अभी 25 जुलाई को है, एक स्टूडेंट मेरे पास है जो जा रहा है उसके लिए, तो उनकी तैयारी हम कर रहे हैं। मॉर्निंग में मेरे बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग जम्मू में नहीं हैं, तो आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। और ऑनलाइन का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पेंडेमिक के दौरान मेरे पास 27 स्टूडेंट ऑनलाइन आए थे और वो स्टूडेंट सारे हमने चूज किए थे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के थे, यानी कि वो ऐसे बच्चे थे जिनको जो अगर क्लास नहीं अटेंड करता था, किसी ने मिस करता था, तो मैं पूछता था उसको, तो कहते थे सर हमारा डेटा खत्म हो गया था, क्योंकि हमारे पास जो, मैंने कहा डेटा क्या है, तो आप लैंडलाइन क्यों नहीं लेते फाइबर वाली, तो वो 800 रुपये महीना आता था उन दिनों, तो उनके पास 800 रुपये भी नहीं देते, तो उनको मैं पैसे देता था। और वो बच्चे आगे मेरे साथ 127 बच्चे जुड़े और उसमें 84 बच्चे जो है दे आर कमीशन ऑफिसर्स टुडे। और उसके पहले जब मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, 7 स्टेट्स का हेड था, तो सी सर्टिफिकेट वाले भी कम से कम, वो एग्जैक्टली वो पूरा मेरा एफर्ट नहीं था, पर फिर भी कोई 200 के करीब वो बच्चे वहां भी गए। और अभी मेरे पास जो बैचेस चल रहे हैं वो एक इनफॉर्मल तरीके से चल रहे थे, बट इसको अभी हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एनडीए के बारे में बताऊंगा। एनडीए, सीडीएस, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बाय एंड लार्ज एसएसबी इज द सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इवन टू सम एक्सटेंट मेरे कुछ स्टूडेंट्स कोस्ट गार्ड में भी गए हैं और कोस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन शायद आज ही खुली है। यदि आप कोस्ट गार्ड में भी जाना चाहते हैं तो आज नोटिफिकेशन चेक करिए और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आर्मी नेवी एयरफोर्स तो है ही है। तो आज हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेरा सिस्टम क्या है, बिकॉज मेरा जो सिस्टम है कोचिंग करने का एसएसबी की, वो नॉर्मल जो आपके पूरे देश भर में हजारों कोचिंग एकेडमीज चल रही हैं उनसे अलग है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इतनी सारी कोचिंग एकेडमीज चल रही हैं और वो सब कौन लोग चला रहे हैं, जो एक्स जीटीओज, एक्स आईओज या एक्स साइकोलॉजिस्ट सर्विस कर चुके हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में और इस सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो आज आगे अगर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। जैसे मैंने बोला मेरे रिजल्ट से 84 आउट ऑफ 126, तो ऐसा रिजल्ट किसी के पास आज नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि डीजी रिक्रूटिंग जो ये एसएसबी को कंडक्ट करते हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर में, उनसे मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि किसी भी साल में एसएसबी का जो रिजल्ट होता है 2% से ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम आज तक जब से एसएसबी बनी है रिजल्ट इज 3.64%। तो ये एक रिकॉर्ड है। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। ओके, थैंक यू। तो क्या कारण है कि एसएसबी का रिजल्ट केवल 2% के आसपास चलता है? इसलिए मैंने कई कैंडिडेट से जब मैं बात करता हूं, स्पेशली रिपीटर से, तो वो मुझे कहते हैं सर इलाहाबाद की एसएसबी नहीं लेनी है क्योंकि वो रिजेक्शन सेंटर है, सिलेक्शन सेंटर नहीं है। मैंने मान लिया। फिर कहते हैं जी भोपाल में नहीं जाना है, वो भी रिजेक्शन सेंटर है। अपने बैंगलोर में नहीं जाना, वो भी रिजेक्शन सेंटर है। कपूरथला नहीं जाना, वो भी रिजेक्शन सेंटर है। तो अपना उत्तराखंड में अगर देहरादून में नहीं जाना, वो भी रिजेक्शन सेंटर है। वो इसलिए है क्योंकि वहां पे लोग बल्क रिजेक्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली 2% ही होते हैं। तो ये मेरी रिसर्च है कोई 12 साल की। तो मैंने पता किया कि ऐसा क्या कारण है कि इतने कम कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो सबसे मेजर रीजन ये होता है कि 90% कैंडिडेट्स को जब मैं डीब्रीफ करता हूं, मैं पूछता हूं भाई आप लोग गए एसएसबी के लिए? हाँ सर। आपने कोचिंग ली? हाँ सर। तो फिर क्यों नहीं हुए? सर पता नहीं, या क्या हुआ मालूम नहीं। तो मेरा अगला सवाल होता है, आप देखिए, आप अपना स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं साइंस का, हिस्ट्री का, ह्यूमैनिटीज का, इंग्लिश का। तो साइंस तैयारी करने से पहले आप सिलेबस देखते हैं ना, फिर देखते हैं कौन सी प्रिस्क्राइब बुक है, उस बुक में वो सिलेबस के सारे टॉपिक कवर किए होते हैं। इसका मतलब एसएसबी का भी कोई सिलेबस होना चाहिए। तो वहां पूछता हूँ सिलेबस क्या है? सर वहां पे स्टोरी लिखनी होती है, वहां पे WAT होता है, SRT होती है, GK होता है, IO होता है। ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs, फैक्टर 1 2 3 4।
तो ये 15 क्वालिटीज है, ये आपकी टेस्ट हो रही हैं भाई आईओ। वो इंटरव्यू करके आपके मौखिक आपसे टेस्ट कर रहा है, और जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो लिखवा के चेक कर रहा है 15 क्वालिटीज को, और जीटीओ आपसे काम करवा के चेक कर रहा है। तो यदि आपको 15 क्वालिटीज का ही नहीं पता है तो मुझे आप बताइए आप कैसे बताएंगे। फिर मैंने पूछा भाई स्टोरी कैसे लिखनी है, तो बोलता है सर पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, देश के लिए काम करना है। तो ये देश के लिए काम करना नहीं है, वहां पे वो आपकी 15 क्वालिटीज चेक कर रहा है, जो मैं अभी आपको संक्षेप में बताऊंगा जो क्वालिटीज क्या हैं और उनको कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है। तो मेरा आज का जो पर्पस है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वालिटीज हैं, कैसे उनको टेस्ट किया जाता है, बाकी क्या एग्जैक्ट प्रक्रिया है। तो मेरी ट्रेनिंग आप जब हिस्ट्री ऑनलाइन पे तो आपको एक्चुअली सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस कराएगी, उसके लिए समय चाहिए। मुश्किल जो थी बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी बच्चों के साथ ही नहीं, तो जब अडेप्टेबिलिटी वो चेक करेगा, आईओ भी करेगा, साइकोलॉजिस्ट भी करेगा, जीटीओ भी करेगा, वो आपको बोलेंगे इसमें अडेप्टेबिलिटी है नहीं। अडेप्टेबिलिटी नहीं मीन्स आप रिकमेंडेशन नहीं होंगे। तो ये सब चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। कैसे पकड़ लेता है? पकड़ लेगा। यहीं से शेयर कर दूंगा उसको। अभी बोल दिए, पहले बोल दिए कहाँ पे SSV है। ओके, आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। ओके ओके, बेसिक्स जो है, जो पहले बिल्कुल ही नए आदमी हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि एनडीए में पहले रिटन एग्जाम होता है, और रिटन एग्जाम जो आईएएस या सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनसे डिफरेंट है। ये सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, और अगर सीडीएस, आईएमए, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, तो ये आप नेट पे जाके पता कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जो वहां पे 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग होती है और स्टेज 2 में एक्चुअल होता है। तो अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपका अगले 5 दिन और इंटरव्यू होगा, जिसमें आईओ वगैरह वगैरह वो करेंगे। उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट के हिसाब से एनडीए के अंदर जो होता है उसमें 400 वैकेंसीज हैं, उसमें से 30 वैकेंसीज हैं नेवल अकेडमी की, और 370 वैकेंसीज हैं एनडीए की, इंक्लूडिंग लेडी स्टूडेंट्स, लेडी कैंडिडेट्स। तो ये इसमें आपका ओवरऑल ये आपका ये है। तो जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं और मेरे पास आते हैं, हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में आते हैं, तो हम आपकी जो ट्रेनिंग करेंगे वो 3 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 होगा डीक्लटर द माइंड। अब डीक्लटर द माइंड में पहला मेरा जो एम्फेसिस होता है, जो आपके कॉबवेब, जो आपके माइंड में मिथ्स बनाई हुई है ना, कि एसएसबी में जाओ तो वहां पॉजिटिव होना चाहिए, वहां पे अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये सारा आपके जो मिथ्स हैं ये मैं इनको क्लैरिफाई करूंगा। अगर एक अनपढ़ आदमी भी है, टेक्निकली स्पीकिंग अगर एक गांव का अनपढ़ आदमी है, रिमोट विलेज में रहता है, खेती बाड़ी करके गुजारा करता है, उसके अंदर भी वो 15 क्वालिटीज हो सकती हैं। ये कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि भाई हम किसी से कम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं जा सकता। यानी कि आपके सोसाइटी के अंदर प्रेशर्स होते हैं। यदि आप जो बोलेंगे मुझे इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है, तो आपके जो अपने पीयर्स होंगे या आपके रिश्तेदार होंगे, सारे के सारे तो आपके फेवरेबल नहीं है ना। वो कोई आपकी दादी की, भांजी की, चाची की, ताई की, फलानी, वो बोलेगा देखो फलाना बंदा हमारा बच्चा वो टॉपर था, इतना स्मार्ट है, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तुम कहां से आगे सिलेक्ट होने वाले। तो ऐसी बातें जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो जैसे ही मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी आप गए भी नहीं, आपने एसएसबी का गेट भी क्रॉस नहीं किया, आपने पहले ही हार मान ली आपके माइंड में। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, आपका माइंड कैसे काम करता है। तो ये माइंड के ऊपर मैं काम करूंगा और आपके ये सारे जो कॉबवेब्स हैं, जो आपके दिमाग में मिथ्स हैं, वो सारी निकाल लेंगे। फिर दूसरा स्टेप होगा, आपको समझाया जाएगा कि सिलेबस क्या है, कि पर्सपेक्टिव क्या है। अगर एक क्वालिटी बोल रहा है रीजनिंग का क्या मतलब है। अगर मान लो एक गांव का किसान है, अनपढ़ है, स्कूल कभी गया ही नहीं, वो खेती करता है ना, तो खेती करने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि भैया खेती में मैं क्या उगाऊंगा, धान उगाऊंगा, गेहूं उगाऊंगा, दालें उगाऊंगा, पहले वो डिसाइड करता है। फिर उसके बाद बोलता है किस सीजन में शुरू करना है, कब उसकी मैंने गुड़ाई करनी है, कब मैंने बीज बोना है, बीज कहाँ से आना है, कौन सा बढ़िया है, फिर कब मैंने पानी लगाना है, कब उसकी कटाई करनी है, कब बेचना है। तो ये सब रीजनिंग नहीं है। तो यही रीजनिंग वो एसबीएसएसबी वाला पूछ रहा है। कोई वो आपसे कोई बड़ी पीएचडी वाला सिलेबस नहीं पूछ रहा। छोटी छोटी चीजें, रोज आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, एक दिन पहले बस्ता तैयार करते हो कि नहीं, अगले दिन की यूनिफॉर्म तैयार करते हो, मम्मी को बोलते हो सवेरे ब्रेकफास्ट इतने बजे चाहिए, चेक करते हो कि बाथरूम में पानी है, टूथब्रश है, पेस्ट खत्म तो नहीं होगी, ये सब चीजें चेक करते हैं। बस यही रीजनिंग है। उसके बाद जब उनको करते हो, यही ऑर्गेनाइजिंग है। और आपको लगता है एसएसबी में जाके पता नहीं क्या पूछने वाला है। तो इस किस्म के जो आपने अपने मिथ्स बनाए हैं दिमाग के अंदर, वो सारे बाहर निकालने हैं। फिर ये 15 क्वालिटीज हैं क्या, फैक्टर 1 2 3 4, और उनका क्या मतलब है, कैसे चेक होती हैं। अगर जीटीओ पूछेगा तो कैसे सवाल पूछेगा, आईओ पूछेगा तो कैसे सवाल पूछेगा, साइकोलॉजिस्ट पूछेगा तो कैसे सवाल पूछेगा। तो फर्स्ट फेज में जो मैं आपको ये सब चीजें सिखाऊंगा। उसके बाद सेकेंड फेज में ये सब चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में डालेंगे। आपके माइंड में जो दिमाग में आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। तो सब कॉन्शियस माइंड में आपको सिखाया जाएगा स्टेप 1 में। अब इसको इंस्टॉल करना है सब कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि एसएसबी की सारी गेम जो है कि आपको पता हो सकता है, जैसे आपने रिटन एग्जामिनेशन में घोटा मारा, हर चीज का आंसर रटा और अगले दिन करके 100% मार्क्स भी ले आए, तो यहां भी आप 100% मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ क्या होगा कि जब वो आपसे सवाल पूछेगा या आपको सिचुएशन देगा ग्राउंड के ऊपर या पेपर के ऊपर साइकोलॉजिस्ट देगा, तो वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि जहां आप बिल्कुल हाथाहाथ हो जाएंगे। तो आपके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से असली चीज बाहर निकल आएगी और जो आपने सीखी हुई है वो रह जाएगी। तो हमने जो कॉन्शियस माइंड में आपको सिखाया है वो हमने आपको बताऊंगा मैं इसको कैसे ट्रांसफर करना है सबकॉन्शियस माइंड में। उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, एनएलपी का, वो सब मैं आपको सेकंड स्टेज में सिखाऊंगा। और थर्ड स्टेज होगी आपकी शार्पनिंग, कि जो आपने सीख लिया है अब वो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। अब वो साइकोलॉजिस्ट आपको कौन कौन सा टेस्ट होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब चीजें आपको मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली इंटरव्यू में मान लो आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ पूछ लिया जो हमको नहीं आता, बिल्कुल हमारी गेम खत्म हो गई है, तो आपने दिल नहीं छोड़ना है। वहां मैं आपको कुछ ऐसे एंकर दूंगा, आपको ऐसे टूल्स दूंगा जिसकी मदद से आप वहां पे निकल सकते हैं। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने पिक्चर देखी है गुंजन सक्सेना में जब वो इंटरव्यू ऑफिसर्स को पूछता है कि बताइए शुगर स्कैम के बारे में क्या जानती हैं, वो कहती है कुछ नहीं जानती, चुप खड़ी है। फिर कहता है कि कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हीरोइन क्या जवाब देती है, सर कुछ भी बोलूं? तो इंटरव्यू ऑफिसर क्या कहता है, कुछ भी नहीं बोलने से कुछ भी बोलना अच्छा है, तो बोलिए कुछ भी। तो वो टफी की आवाज शुरू करती है, पिक्चर के जो कुत्ते की आवाज जो उसमें था हम आपके हैं कौन में, कम से कम कुछ बोली, तो दैट मीन्स उसके बाद वो पास हो गई। याद है, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसका जो एसएसबी का टेस्ट है उसमें 6 बड़े डिस्टिंक्ट लेसन हैं, वो अपने टाइम पे देखिए। अगर आप 6 लेसन निकाल सकते हैं कि कैसे एसएसबी में हो रहा है तो मेरे से अच्छी बात है, नहीं तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। उसी के बाद जब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है वो आपसे करवा के करेगा, यानी कि जो आपका माइंड है, दिमाग है, उसका आउटपुट है, या निकलेगा राइटिंग में, या निकलेगा हाथ से काम करके, या निकलेगा मुंह से। तो ये तीनों के जो चीजें हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं यहां तक? अभी तक समझ में आ गया सब कुछ? एनी क्वेश्चंस प्लीज? देखिए, मंदिर के पुजारी की तरह सत्यनारायण की कथा मत सुनिए, अपना दिमाग लगाइए और सवाल पूछिए। ओके, हमारे पास समय कम है, अगर सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग किरण सैनी।
हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहते हैं ना लोग कि दिल्ली जाकर ये सक्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, या किरण जी, मैंने सवाल ही शुरू यहीं से किया था कि दिल्ली विल्ली वाला जो ये मिथ है या अपना जो मकड़ी का जाला आपके दिमाग में, उसको फेंक दीजिए। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया अनपढ़ किसान का। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। अगर अनपढ़ किसान भी ये क्वालिटीज दिखा सकता है तो आप क्यों नहीं दिखा सकते? आपके मम्मी पापा ने तो काफी मेहनत से आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया होगा। समझ गई आप? हाँ जी सर। तो वो दिमाग से निकाल दो बात। एसएसबी हवा नहीं है। हवा आपने बना रखा है उसको, ये सोच के कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट कम आता है तो दिल में और घबराहट बढ़ती है, और घबराहट ही को ही कंट्रोल करना है। मान लो कल को आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं, दुश्मन सामने से आ जाता है आपके प्लान के विपरीत, तो आप वहां घबरा गए तो दुश्मन देश का बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। तो यही चीज आप में देखनी है कि आप घबराने वाले नहीं है। कितनी भी मुश्किल आ जाती है तो आप घबराएंगे नहीं। किरण जी, मैंने आपका जवाब दे दिया? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो 15 क्वालिटीज क्या हैं। ठीक है, वो अभी अब मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं सब बताऊंगा क्या क्या क्वालिटीज हैं, और उसको संक्षेप में बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है वो। और वो आप देखिएगा कि वो सब क्वालिटीज वही हैं जो आप रोज काम करते हैं, रोजमर्रा में, जो सुबह से उठ के कपड़े पहनते हैं, घर के अंदर आपकी मम्मी खाना बनाने का प्रोग्राम करती है, कपड़े धुलवाती है, हाउस कीपिंग करती है, या आपके पापा बाहर जाके आते हैं, या आप स्कूल जाते हो, या आप स्पोर्ट्स कोई कल्चर प्रोग्राम करते हो, स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हो, डिबेट करते हो, सारा कुछ वहां आता है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी तो एसएसबी की कोचिंग आपकी हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। आपको 2-3 महीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरा पॉइंट है। तभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो 15 क्वालिटीज क्या है। स्क्रीन। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, एक समय के बाद बच्चे नर्वसनेस फील करने लगते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए अब कि नर्वसनेस फील ना हो, हमेशा एनर्जेटिक रहे माइंड में, तो उसके लिए बच्चों के अंदर क्या ऐसा किया जाए? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो, उनका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70% के आसपास है, जबकि ऑल इंडिया 2 है। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि जब नर्वसनेस आ जाती है तो उस वक्त क्या करना है, दिमाग में क्या करना है ताकि नर्वसनेस खत्म हो जाए। यही गेम है सारी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे सोचिए। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए 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 बोलिए। बोलो बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था? ओके, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही सबको? सर इसके लिए कोई प्रेफरेंस बुक है सर? इसके लिए कोई बुक कोई नहीं है। हाँ जी सर। बुक कोई नहीं है, मेरी रिसर्च है। मेरी रिसर्च है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज फैक्टर 1 है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं ना। अगर स्कूल भी जाना है प्लान होता है उसका। तो क्या कर रहा? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर आपकी अभी आप, स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या आप अपना वीडियो माइक ऑफ, जो है आपकी माइक आवाज ऑफ, सही नहीं आ रही है, माइक ऑफ कर दीजिए आप। हेलो माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ बोलिए, सवाल करिए भैया। ओके, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में पहला फैक्टर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लानिंग मतलब कोई हमने युद्ध नहीं प्लान करना है, कोई डैम का बनाना प्लान नहीं करना, कोई सड़क नहीं, बिल्डिंग नहीं बना प्लान करनी है। सुबह आप जब उठते हैं तो आपने स्कूल जाना है, उसकी प्लानिंग क्या है? अपना होमवर्क किया हुआ है, बस्ता तैयार है, आज का जो पीरियड है उसकी किताबें डाली हैं, यूनिफॉर्म रेडी है। आज यूनिफॉर्म क्या है, जाने के लिए गाड़ी में जाना है, पैदल जाना है, साइकिल पे जाना है, यही सारी प्लानिंग है। और प्लानिंग के साथ में उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी पता चलती है OIR टेस्ट के साथ और पीपीटीटी में जब काम करते हैं। फिर रीजनिंग एबिलिटी आप कर सकते हैं, भाई मुझे क्या क्या चाहिए स्कूल जाने के लिए और उसको मैं कैसे करता हूँ। और मुंह से बोल के अपनी मम्मी को बोलना है मेरा ब्रेकफास्ट इतने बजे होना चाहिए, पापा गाड़ी चाहिए, इतने बजे मुझे स्कूल पहुंचना है। तो ये सब पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। ये आप रोजमर्रा की उसमें करने उसमें इसको यूज करते हैं।
तो ये था फैक्टर 1, इसमें 4 क्वालिटीज आती हैं। फैक्टर 2 है सोशल एडजस्टमेंट, कि आप घर के बाहर चले गए तो आपके पास कोई बंदा आ गया, जो मान लो आप हैं नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन आ गया, कोई एसएमईज आ गया, तो आपको उसके साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? आपको ये तो नहीं लगता कि ये किसी डिफरेंट दुनिया से आया है, या कोई फॉरेनर आ गया या कोई एलियन आ गया? आप एडजस्ट कैसे करते हैं, आपस में कोऑपरेशन कैसे करते हैं, और अगर कोई वहां पे प्रॉब्लम है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखाते हैं, यानी कि मिलजुल के कैसे रहते हैं? आप लोनर तो नहीं है, ये चेक हो रहा है फैक्टर 2 में। और फैक्टर 3 में अगर आएंगे तो सोशल इफेक्टिवनेस, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई है वहां पे, अब प्रॉब्लम जो आई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं करता हूं, इनिशिएटिव लेता हूं, मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाता हूं, फटाफट डिसीजन लेता हूं, अगले सोच रहे हैं क्या करें, आपने फटाफट डिसीजन ले लिया, फिर आपने जो ग्रुप को लोगा भाई तुम ये करो, तो मान लो कोई एक्सीडेंट था सड़क के ऊपर, आपने देखा किसी का खून बह रहा है, कोई उसको हिट एंड रन केस है, तो सारी दुनिया तमाशा देख रही है, वीडियो बना रहा है, आप एक इकलौते बंदे हैं, तो सब कहते हैं यार इसको पहले फर्स्ट एड लाओ, किसी को आप उसको एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर के पास ले चलो, उठाओ ले डॉक्टर के पास जाकर उसकी जान बचाओ, और लाइवलीनेस के साथ, घबराए नहीं हुए हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, आप नहीं रोने लग पड़े, तो समझ रहे? तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो जो चेक होती है ये रोज की मर्रा की बात है। घर में मान लो किसी को चोट लग जाती है, तो आप उसको कैसे डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डिसीजन कैसे लेते हो भाई कौन से डॉक्टर के पास जाना है, और किसको बोलते हो तू गाड़ी निकाल, तू डॉक्टर को फोन कर, तू एम्बुलेंस बुला, तो ये सब चीजें आप कर रहे हो ना, तो ये क्वालिटीज रोज ही चेक आप कर रहे हो, यही चेक हो रहा है वहां पे भी। फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका डायनेमिक्स क्या है, डिटर्मिनेशन कितनी है। मान लो आपने कोई काम ले लिया, एनडीए के लिए जाना है तो छोड़ना नहीं है, मुझे अगर 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी मैं करूंगा, अगर मुझे एसएसबी के लिए ब्रिगेडियर धिमान से कोचिंग लेनी है तो मैं 3-3 घंटे लूंगा, उसके बाद अगर 3 घंटे की कोचिंग के बाद उसी चीज को मैंने 5 घंटे प्रैक्टिस करना तो करूंगा, और उसके लिए मैं अपनी करेज दिखाऊंगा, घबराऊंगा नहीं, स्टैमिना दिखाऊंगा। तो ये है हमारी 15 क्वालिटीज। अब इन 15 क्वालिटीज में किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी क्लैरिफाई कर सकते हैं। Gmail Academy history is@gmail.com. Yeah, anybody? Academy history. Anybody? Okay, nobody। इसका मतलब आपको यहाँ तो सब कुछ समझ में आ गया या बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया? पंडित जी की कथा होती है ना मंदिर में, पंडित जी आगे बोल रहे होते हैं और वहां पे बीच में पीछे औरतें बैठ के अपने सास बहू की चुगली कर रही होती हैं, तो यहाँ आपके यहाँ ये तो नहीं हो रहा? या निधि मालिक, यू रेज योर हैंड, प्लीज आस्क क्वेश्चन। निधि मालिक, सर आई वांट टू आस्क। या यू प्लीज, या बोलो या निधि मालिक पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहती हैं सर से आप हेलो, पूछ सकते हैं। हाँ जी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे एनडीए के लिए तो एज लिमिट जो है ओवर हो चुकी है। हाँ जी सर, तो हम सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं इसमें? आज आपकी एज लिमिट ओवर हो चुकी है, आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन चाहे इंजीनियरिंग में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीए में है, या कोई भी ग्रेजुएशन है आपकी, आयुर्वेदिक में है, किसी मेडिकल में है, किसी में भी है, इंजीनियरिंग में, आप उसके बाद सीडीएस का एग्जाम दे सकती हैं, और अगर टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो आपको बिना रिटर्न के आप एसएसबी में जा सकते हैं। और एसएसबी में क्या, पहले एसएसबी समझिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको में से किसी ने पूछा था कि सर जो घबराहट होती है उसको कैसे काबू में करना है, तो ये 15 क्वालिटी चूंकि साइकोमेट्रिक क्वालिटीज हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन यूएसए का एक एक्रेडिटेड कोच हूं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। ये होती है प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, कि आपने जिंदगी में कोई लक्ष्य लिया है तो उसको आपने कैसे अचीव करना है अपने माइंड पावर के साथ। तो मैं आपको माइंड पावर के साथ वो सारी चीजें बताऊंगा, तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगी, मान लो आपका आईओ के सामने आपको सवाल करता है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 1978 में 28 मार्च को मेरा लास्ट एग्जाम था 11वीं क्लास का, 2 अप्रैल को मेरी वहां पे रिपोर्टिंग थी देहरादून में एसएसबी की एज एन एयरफोर्स कैडेट। तो मैं जब आईओ के पास गया तो उसने बड़ा अच्छा देखा, मेरी पीआईक्यू देखी, बोला तुम्हारे 150 में से 150 नंबर है फिजिक्स में, 150 में से 150 नंबर है मैथमेटिक्स में। उन दिनों ये नंबर नहीं आते थे, उन दिनों अगर 75% मार्क्स आते थे डिस्टिंक्शन तो बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो हर कोई लेता है, आजकल 75% तो यूजलेस मार्क्स समझे जाते हैं, सारे ही 99% है। तो उसको मेरे को देखते ही वो बोलता है तुमने ये नंबर लिखे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? मैं कहा नहीं सर ठीक लिखे है मैंने, मेरे सर्टिफिकेट्स भी हैं साथ में। तो कहता है इसका मतलब तुमने नकल मारी होगी।
अब मैं सैनिक स्कूल नगरोटा का लड़का था, लॉरेंस स्कूल सनावर पढ़ा हुआ, शिमला हिल्स का, और स्कूल कैप्टन था, J&K स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, क्रिकेट बास्केटबॉल में सारी डिबेट कंपटीशन जीता था। और ये आदमी मुझे बोल रहा है, और मैं माना हुआ, हालांकि क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, वो थर्ड फोर्थ आता था, पर मैं स्कूल में तो एक स्कूल कैप्टन भी था, और ये माना हुआ लड़का था, तो ये इंटेलिजेंट आदमी है और अच्छा करेगा। तो मेरे को कह रहा तुम चीटिंग करके नंबर लिए हैं, तो गुस्सा नहीं चढ़ना था मेरे को, गुस्सा मेरे को भी चढ़ा, मैं भी गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था। फिर मुझे कुछ याद आया, मुझे एक, मेरे जाने से पहले कोई कोचिंग तो थी नहीं, 4 दिन का टाइम था, मुझे मेरे किसी सीनियर ने, एक आर्मी ऑफिसर जो हमारे जान पहचान के, उन्होंने बोला था, बेटा जब आईओ आपको तंग करे ना, प्रेशर में डाले ना, तो एक बात समझना कि उसने तुम्हें ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, अभी सिर्फ वो कंफर्मेशन कर रहा है या रिकन्फर्मेशन कर रहा है, तो रिकन्फर्मेशन में गिरना मत। तो इसलिए मैं एकदम से सुना तो मैं शांत खुश हो गया, मैं इसका मतलब यह है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो खुशी के मारे मेरे मुंह पे स्माइल भी आ गई। तो आईओ क्या सोच रहा है, यार इसको मैंने बोला झूठ चीटिंग की है और ये स्माइल कर रहा है, मींस ये कॉन्फिडेंट बंदा, पहला। नंबर 2 कहता ऑल राइट, इफ अगर आपने चीटिंग नहीं की है तो आपका हम टेस्ट लेते हैं। तो मैंने कहा जी लीजिए, पहले फिजिक्स का टेस्ट लेंगे। तो मैंने बोलिए, कहता है पता, मैंने पूछा पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, कोई बर्नौलीज थ्योरम पूछेगा, कोई बड़ा जबरदस्त सवाल पूछेगा। बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन थ्योरम वगैरह को पूछेगा। तो कहता है इसको मीटर्स पर सेकंड, अभी बोला 332 मीटर्स पर सेकंड, इसको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करिए। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात है, पर क्या, कम ऑन क्विक 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 क्विक, कोई बोलो, यू हैवंट, बोलो। यानी कि जब उसने बोला करिए तो मुझे 1 मिनट का पॉज भी नहीं दिया कि मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन करूं। अब मुझे फिर गुस्सा आ गया, पर फिर वही याद आया कि जब प्रेशर में डालेगा मींस सिलेक्ट हो गए हो, तो मेरे मुंह पे स्माइल आ गई। और उसके बाद मैंने अब क्या करूं, अब मैंने कहा अगर मैं चुप रहा तो सब खत्म हो जाएगा, समझेगा यार इंटरव्यू कैंसल्ड, मतलब ये बंदा फेल हो गया, तो कुछ तो बोलना है। तो अब मैंने कहा यार स्पीड ऑफ साउंड तो मुझे पता है किलोमीटर पर 1000 के आसपास होती है, तो मैंने शायद पता नहीं 1050 बोली या 1100 बोली, क्या बोला, मैंने कुछ जवाब दे दिया। तो जैसे ही मैंने जवाब दिया, देखो एक आईओ वाला कितना प्रेशर डाल रहा है, वो कहता है डू यू थिंक दैट यू गिवन मी अ राइट आंसर। अब मुझे भी पता है कि मैंने तुक्का मारा है, उसको भी मालूम है, ठीक है, पर वो मेरे पे प्रेशर नहीं छोड़ रहा अभी तक। तो मैंने बोला यस सर इट इज नॉट द राइट आंसर, तो मैंने उसके प्रेशर को काउंटर कर दिया। अब इसमें कोई गलत बात नहीं की मैंने, वो हंस पड़ा, कहता तो राइट आंसर तो दिया क्यों नहीं, फिर अगर तुम्हें पता है ये गलत आंसर है तो मुझे क्यों गलत आंसर दिया। मैं कहा सर आपने मुझे कैलकुलेट ही करने नहीं दिया। उसके बाद वो हंस पड़ा, इंटरव्यू ओवर। ये बात समझ रहे हैं आपको। अब ये जो प्रक्रिया मुझे किसी ने बताई थी, आज चूंकि मैं मास्टर प्रैक्टिशनर हूं, एक्सपर्ट हूं एनएलपी का, मुझे पता है इसको एंकर कहते हैं। तो ऐसे ही कई एंकर्स, कई टूल्स मैं आपको दूंगा, जब भी चाहे वो आईओ का प्रेशर हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट का प्रेशर हो, चाहे जीटीओ का प्रेशर हो, आप उस प्रेशर से निकलेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट में पहला सवाल क्वेश्चन होता है टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यानी कि स्टोरी लिखिए। अब 12 स्टोरीज हैं, फोटो आती है सामने, आपको दिखाते हैं 60 सेकंड के लिए, 3 मिनट का टाइम है लिखने के लिए। आपने 60 सेकंड में फोटो देखी, लिखने बैठ गए, तो स्टोरी आप लिख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे अंग्रेजी में स्टोरी लिखनी है, कि हमने नोबेल प्राइज के लिए जाना, शेक्सपियर से हमारी लड़ाई है, तो आप लिखने बैठ जाते हो। 3 मिनट में वो पूरी नहीं होती, इतने में अगली फोटो आ जाती है। अब आपको समझ में नहीं आता कि मैं पहले इसको खत्म करूं या आगे वाली को देखूं। इसी पशुपाश में वो 60 सेकंड के लिए होती है, वो भी गायब हो जाती है। एज ए रिजल्ट आपका सारा का सारा टीएटी खराब हो जाता है। अब मेरे पास अगर कोचिंग के लिए आएंगे, मैं आपको टेम्पलेट्स दूंगा। पहले मैं टेम्पलेट्स में आपको सिखाऊंगा कि पिक्चर को पढ़ना कैसे है। 60 सेकंड पहली पिक्चर में आपसे 5 मिनट में पढ़वाऊंगा, उसके बाद करते करते अगली पिक्चर जो है आप 30 सेकंड में पढ़ लेंगे। एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि इस पिक्चर में है क्या, थीम क्या है, वो उसका तरीका बताऊंगा। यानी कि मैं आपको आंसर का मैन्युफैक्चर करने का तरीका बताऊंगा, जो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जब आपको पता लग गया, वो लिखने बैठेंगे, तो मैं आपको 3-4 टेम्पलेट छोड़ दूंगा, जिसके हिसाब से आपको लगेगा कि 2.5 मिनट में आप पूरी की पूरी कहानी भी लिख लेंगे, और उसके अंदर आपकी 15 की 15 क्वालिटीज भी आ जाएंगी। आपके पास समय भी होगा और आप आराम से काम को खत्म करेंगे। सेम प्रक्रिया दोहराई जाएगी WAT के साथ, SRT के साथ। सेम प्रक्रिया दोहराई जाएगी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के साथ,
सेम प्रक्रिया दोहराई जाएगी अपने जो आपके टेस्ट हैं। फिर जब आईओ आपको क्वेश्चन पूछेगा, सिचुएशन आईओ का जो पैकेज है उसमें भी 7 स्टेजेस है मेरी, कि 7 स्टेजेस में आपने एनडीए का इंटरव्यू के लिए सिर्फ आईओ को कैसे एड्रेस करना है, और 6 टेम्पलेट्स हैं साइकोलॉजिस्ट को कैसे आपने टैकल करना है। उसी तरह से ग्रुप डिस्कशन में आप चले गए, सब्जेक्ट कुछ आ गया जिसके बारे में आपको कोई क्लू ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप चुप रहोगे तो आप नॉट रिकमेंडेड हो जाओगे, क्योंकि आप बोले ही कुछ नहीं, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं था। पर मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, टूल्स दूंगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता होगा सब्जेक्ट के बारे में। मान लो उसने पूछ लिया, बताओ कुछ चांद की बात कर ली, इसरो की, आप तो आर्ट स्टूडेंट्स हो, आपने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि भारत ने चांद पर लैंड किया, जो खबर देखते हो, और उसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको नहीं पता उसके बारे में, परंतु आप फिर भी आप बोलेंगे। वो टेक्निक्स दूंगा मैं आपको बोलने का साहस दूंगा, बोलना सिखाऊंगा, क्या बोलना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, दूसरों के बोलने को लेकर के आपने कैसे तैयार करना है, तो ये सारी टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं जो एनएलपी की है। और एनएलपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर गूगल करेंगे तो एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी होती है। मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये है साइंस ऑफ हाउ योर माइंड वर्क्स। तो मैं आपको थोड़ा सा इस माइंड का भी थोड़ा सा देता हूँ इनसाइट। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी आपके साथ। I hope you all are understanding something. ये ह्यूमन माइंड जो है ये कंप्यूटर की तरह है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, फिर ये सीपीयू है, ये ह्यूमन माइंड सीपीयू है। इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस आपकी साइट, आंखें, कान, साउंड, फीलिंग, स्मेल, टेस्ट, 5 इंद्रियां बोलते हैं, ये आपकी इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद ये इनपुट डिवाइसेस जो है, जब ये यहाँ से आप कोई इवेंट आपके सामने होता है, आप देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, ये आपके माइंड में जाता है। माइंड में जाने पे ये फिल्टर्स कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। माइंड में जाने के बाद ये इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे सीपीयू के अंदर आपके पास होता है ना प्रोसेसर होता है, जो आप बोलते हैं i7, i8, i जनरेशन, पहले पेंटियम होता था। तो वो प्रोसेसर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और उसका आउटपुट निकाल के वो स्टोर करता है माइंड में। और वो माइंड में जो स्टोर किया होता है वो आपका बाद में जो है वो बन जाता है इमोशनल स्टेट। जो इमोशनल स्टेट निकल के बाहर आती है एज ए साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स आप हाथ से क्या करते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, बॉडी के एक्सप्रेशन क्या दिखाते हैं। तो ये फिजियोलॉजी जो है ये आपको मैं सिखा देता हूं तो सही निकालेंगे, परंतु अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होगी तो ये आपको वहां पे प्रेशर के अंदर गलत निकल जाएगा। जो आपने सीखा वो रह जाएगा, जो असल है वो निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना है। कि कोई कितनी भी प्रेशर डाले, कितना भी आपको नाराज करे, कितना भी दुखी करे, आपका जो जवाब है वही निकलना चाहिए जो हमें उस एसएसबी के लिए चाहिए। यानी कि हमें वो वही जवाब देना है जो अपना 15 क्वालिटीज को दर्शाता है आईओ के सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने या जीटीओ के सामने। तो नटशेल में ये है। अभी हमारे पास उदय मोटिन एक कैडेट हैं, ये कल इनका जाना है, इन्होंने एनडीए ज्वाइन करने के लिए। ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये आपको 2 मिनट में समझाएंगे कि ये जो एनएलपी के एंकर्स या टेम्पलेट्स या टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने कैसे यूज किया अपनी एसएसबी क्लियर करने के लिए। बताइए उदय मोटिन जी। Thank you, sir. Respected Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman, member 6AIS Academy and my dear senior. तो जैन सर, पहले आपको सबको जैन मेरी तरफ से। सर का सर मैं स्टूडेंट रहा हूँ आपका, आपसे तैयार होके गया हूँ। तो सर का एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा रहा है कि सबसे जो बढ़िया मेरे को बेस्ट लगे, जिसने मेरे को पास कराया, वो सर का टेम्पलेट सिस्टम और एंकर जो है। मैं इसको एग्जाम्पल से सर बताना चाहूंगा। हम ग्रुप डिस्कशन में बैठे थे, 10 के 10 आदमी बोल रहे हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। तब मेरे को याद आया, सर ने कहा था थोड़ा सा वॉइस लाउड करनी है और एक सेंटेंस बोल देना है। तो मैंने बोला आई डोंट ऑब्जेक्ट यू क्वेश्चनिंग इट जेंटलमैन बट आई स्टिक टू माय पॉइंट। उसके बाद मैं देखता हूँ कोई बोल ही नहीं रहा है। फिर मैंने अपना पॉइंट कंप्लीट किया
एक ही पॉइंट उसके बाद मैंने बोला, फिर ज्यादा मेरे को लगा नहीं कि जरूरत है इसके बाद बोलने की। तो ये एंकर सिस्टम सर मेरे को चैट में, इधर ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत काम आए। उसके बाद में आपने फिर से इंटरव्यूइंग में बताया कि कैसे एंकर्स काम आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ना आए, मैंने सिंपली कहा सर सॉरी सर आई विल मल इट ओवर। आगे से इंटरव्यू अफसर भी स्माइल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो रेल बननी थी उससे बच गया मैं, और सब कुछ ऐसे स्मूथली जाता गया, और 25 मिनट में मेरा इंटरव्यू भी खत्म हो गया, जहां तक सर मेरे को याद है। मैंने घड़ी बाहर आके देखी थी। सर ने जो सिस्टम बताया था इस साइड से इस साइड चीजें ले जाने का, डिस्टॉर्ट, डिलीट एंड जनरलाइज, सर आपको अच्छे से समझाएंगे, मेरे को पता है। जिस प्रकार सर ने मेरे को बताया एंकर का सिस्टम, टेम्पलेट का सिस्टम, कैसे चीजों को जनरलाइज ही कर लेना अपने दिमाग में, अफसर लाइक क्वालिटीज को, ताकि भूल भी जाए तब भी वो दिखें कहीं ना कहीं, बॉडी लैंग्वेज में दिखें, कहने से दिखें, जैसे मर्जी दिखें। और जो हमारे दिमाग के अंदर मकड़ी के जाले हैं कोबैक, सबसे पहले सर उसे हटाएंगे। तो मैं अगर सम अप करूं सर कैसे पढ़ाएं, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, सर विल ट्रेन योर माइंड टू टेक डिसीजन। आगे मैंने खुद ही किया जो किया, पर तैयार सर ने किया इसके लिए मेरे को। तो सर खुद एक मास्टर प्रैक्टिशनर रह चुके हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, तो आप सेफ हैंड्स में था मैं सर के, और आप भी सेफ हैंड्स में यही कहूंगा। और ट्रिपल डिजिट में सर के पढ़ाए हुए आज कमीशन अफसर है, एक मैं ही जीता जागता सबूत हूँ आपके सामने। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू उदय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ, जॉइन एनडीए एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। सर अच्छा, अभी थैंक यू वेरी मच। उदय ने आपको ये बोला कि सर ने बोला कि सिचुएशन कैसे, डिसीजंस कैसे बनाने हैं। देखिए, जब आपको कोई भी सिचुएशन मिलती है एसएसबी के अंदर, तो आपने उसका जवाब देना है। जवाब चाहे राइटिंग में हो, बोल के हो, करके हो। तो 99% कैंडिडेट्स कहते हैं सर ये सवाल है तो क्या जवाब होना चाहिए। यानी कि आप मेरे से, जैसे आप बोलते हैं कुंजी खोली है कि अगर बर्नौलीज थ्योरम है तो उसका क्या स्टेटमेंट है, तो उसको आप घोटा मारते हैं। तो मैं आपको सवालों के जवाब नहीं दे रहा यहाँ पे। कभी भी जब मेरी कोचिंग में आप बैठेंगे, 4 हफ्ते जो बैठेंगे आप मेरे पास 5 डेज वीक, मैं आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मगर मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा कि आप सवालों का जवाब को मैन्युफैक्चर कैसे करना है। और वो मैन्युफैक्चर आप करने का जब प्रोसेस समझ जाओगे, तो उस वक्त जो सवाल पूछा जाएगा उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो हर सवाल का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, और किस परिप्रेक्ष्य में उसका पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, आप ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस लगा के एक ऐसा जवाब तैयार करेंगे जो करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर मींस वो आंसर आपकी 15 OLQs को, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को दर्शाएगा। और यही सारा मूल मंत्र है एसएसबी क्लियर करने का। यदि आप वहां पे कोई फिक्स्ड कोटा नहीं है कि अगर एक एसएसबी में 40 बंदे टेस्ट चल रहा है तो उसमें सिर्फ 20 ही पास करने हैं। हाँ, स्क्रीनिंग के टाइम पे वो 4 टाइम्स वो लोगों को बुलाते हैं। अगर 40 की कैपेसिटी है तो 160 को बुलाते हैं। अब यहाँ पे 160 में से 120 को बाहर जाना है स्टेज। प्रियंका, प्रियंका ऑफ करो, वहां से ऑफ करो। ऑफ करो जल्दी वहां से। बस गया, दूसरा मेल दे रहे हैं उसको। अब उस सिलेबस को कैसे लगाना है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी मम्मी ने बचपन से ही आपको बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपने पढ़ाई करी, नंबर भी अच्छे आ गए, जब क्लास में फर्स्ट भी आ गए तो स्कूल में टीचर्स ने भी शाबाशी दी, दोस्तों ने भी दी, प्रिंसिपल ने भी, आप और पढ़ने बैठ गए। अब पढ़ने में आपने स्पोर्ट्स के बारे में छोड़ दिया। तो जब आपने बोलना खेलने जाना है, मम्मी ने थप्पड़ लगा देना, चुप करके बैठ के पढ़ो, तो आप पढ़ने बैठ गए, डरते रहे, पढ़ते रहे, रिजल्ट आता रहा, आप और खुश होते रहे, यार मैं 100% वाला नंबर हूँ, मैं तो जेई टॉप करूंगा। हाँ ठीक है, आप इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पर आप आर्म फोर्सेज में नहीं आ सकते, क्योंकि आर्म फोर्सेज में जो बंदा लोनर है, आपको सीएचएन में पोस्टिंग होती है, वहां पे बंदे ही 6 हैं, आप उनसे भी अगर बात नहीं करोगे, अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो कैसे सर्वाइव करोगे वहां पे बिल्कुल चुप करके। उसी तरह से फौज में एक एका होता है, एक मिलके काम करते हैं, चाहे आप जवान हो, अफसर हो, जेसीओ हो, वो कहते हैं जी यहाँ पे हुक्म चलता है, हुक्म नहीं चलता, यहाँ एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है।
आपने, अगर आप अफसर हो, अगर आपका ऑर्डर मानना है, आपको यहाँ क्या ऑर्डर देना है? आपने ऑर्डर देना है कि सामने गोलियां चल रही है, बम फट रहे हैं, आगे चलो। आप मुझे बताओ सिविल में कोई चलने को तैयार होगा? जैसे कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है बाजार में, लोग भाग के छुप जाते हैं ना, तो क्या बॉर्डर पे अगर आप छुप गए तो फिर तो मर गए। तो वहां आपस में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कन्विंस करती हैं जवानों को, जेसीओ को, जूनियर ऑफिसर्स को कि देखो अगर साहब ने हमें बोला है चलना है तो उन्होंने पूरा प्रिकॉशन ले रखा है। यहाँ वक्त की जरूरत है, देश को जरूरत है, भारत माता की रक्षा करनी है। ये अग्रेसर्स हैं, चाइनीज हैं, पाकिस्तानीज हैं, दहशतगर्द हैं, इनको खत्म करना है। तो वो इसलिए वो वाली क्वालिटीज चाहिए। इसलिए आप अगर मान लो 100% ला रहे हैं, आप साइंटिस्ट बनिए, आप भी उतने ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे जितने बाकी करते हैं। परंतु अगर आप आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट लाइफ लीड करना चाहते हैं, एक एडवेंचरस लाइफ लीड करना चाहते हैं, जहां आपको पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक बड़ी ही पॉजिटिव लाइफ लीड करोगे, अच्छे अच्छे एडवेंचर के लिए जाओगे, जगहें देखोगे। अगर आप वैसा चाहते हो, और सिविल में खैर काफी लोग, मैं नहीं बोलता कि सिविल खराब है, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, परंतु फिर भी हमारी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो बाकियों से मच हायर है। अगर आप सिविल सर्विसेज में भी हैं, अगर आप डीसी भी बन जाते हैं, आपके पास पावर है, पर वो लाइफस्टाइल आपके पास नहीं है जो एक आर्मी का एक यंगस्टर भी रखता है, या इवन जेसीओ जवान जो उनकी प्रिविलेजेस हैं। आज जवानों के बच्चे एनडीए में बहुत जबरदस्त जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आर्मी ने आर्मी स्कूल खोले हैं, एयरफोर्स स्कूल खोले हैं, नेवल स्कूल्स खोले हैं, और उन स्कूलों का स्टैंडर्ड आपके दिल्ली वाले स्कूलों के बराबर है। जैसे किसी ने बोला दिल्ली चलो, दिल्ली जाना पड़ता है पास करने के लिए, तो वो गांव में स्कूल खुलता है। जो जम्मू के पास एक गांव है, उसका नाम है रत्नोचक, वहां पे एक आर्मर्ड ब्रिगेड है, वहां पे उन्होंने स्कूल खोला है। और वो स्कूल आई थिंक 2001 में शायद दैट स्कूल वाज एडजज्ड बेस्ट स्कूल इन इंडिया ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो आपके सीबीएसई स्कूल में, दैट वाज जस्ट द बेस्ट स्कूल रिजल्ट वाइज एंड एवरीथिंग। और रत्नोचक छोटा सा गांव है जो आपको नक्शे पे भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फौज में जो जवान है, जेसीओ है, वो सब एक दूसरे का पूरा वेलफेयर है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और बहुत मजा आता है। तो अगर आपको वहां जाना है तो ये 15 OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपने सीखनी है। और उसके लिए आपको, अगर मेरे पास मैंने बोल दिया है कि हाउ आई एम डिफरेंट देन दी अदर्स, हालांकि वो आईओज वगैरह नौकरी कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस कहता है, लॉजिक कहता है कि ये अगर आदमी 3 साल सिलेक्शन करता रहा है तो इसको ज्यादा पता है कैसे सिलेक्शन होनी चाहिए, तो अच्छा ट्रेन करेगा। मुझे ये बताओ, मेरी यूनिट का एक जीटीओ है, मेरे जूनियर ऑफिसर, उनकी पोस्टिंग जीटीओ हुई, उनका अपना बेटा फेल हो गया, अब बाप अपने बेटे को तैयार नहीं करेगा? तो यही सवाल मैंने उनको पूछा, कहता सर उसने ये गड़बड़ कर दी। तो मैं कहा यार अगर उसमें ये क्वालिटी नहीं थी तो तूने उसको एनडीए की तरफ भेजा ही क्यों? तू तो जज कर सकता था ना। वो इसलिए कि साइकोमेट्रिक्स है, साइकोमेट्रिक्स सबको समझ में नहीं आती है। वो जीटीओ या जो भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं ये बोल रहा हूँ, उनको एक गाइडलाइंस दी जाते हैं, उसके मुताबिक वो काम करते हैं, जो उनको गाइडलाइंस मिलती हैं। परंतु मैं बता रहा हूँ गाइडलाइन से साइकोमेट्रिक्स नहीं बदलते। अगर क्वालिटीज आप में हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, अच्छी तरह बोलते हो, मिलके लोग रहते हो जनरली, तो आप ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। जैसे मैं पास हुआ, मेरे पास 3 दिन का टाइम था, क्या क्या ट्रेनिंग करनी थी मैंने जाने के लिए। और मेरे जैसे कई 400 तो हर साल होते ही हैं, हर 800, 400 और 400 के 2 बैचेस प्लस ओटीए के 2 बैचेस, आईएमए के, तो इतने सारे लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जीरो है, परंतु कम है। इसलिए अगर ट्रेनिंग करनी है आपने, ये क्वालिटीज को अपने माइंड में डलवाना है, तो आपको उसके लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मैं मदद कराता हूं। मैं आपको एंकर्स देता हूं, टेम्पलेट्स देता हूं, टूल्स देता हूं, आपको वाइब्स देता हूं, आपके जो मकड़ी के जाले हैं, जो आप सोसाइटी में बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम्स करते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं, जो मेरे पास ऑलमोस्ट 380 वीडियोस हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर, जो वो मैंने वेरियस लोगों को इंटरव्यू करके अपनी क्लासेस के लाइव, जो मेरे क्लास चलती है ऑनलाइन, उनके लाइव 2-2, 3-3 घंटे का लाइव वीडियोस हैं, जो सारे यूट्यूब के ऊपर हैं। तो अगर अभी आपको इसको करना है मेरे साथ 1-to-1 ट्रेनिंग करनी है, तो आप बैजू जी के साथ जो IAS हिस्ट्री एकेडमी है, यहाँ पे आप एनरोल करिए। और 20 तारीख से हम कोर्स शुरू करेंगे। वी विल हैव 4 वीक्स कोर्स, क्योंकि अभी आप कुछ लोगों के पास सिर्फ 1 महीना ही बाकी बचा हुआ है। तो 4 हफ्ते में 5 डेज ए वीक में आपको 2 घंटे की या 1 घंटे की क्लास लूंगा शाम को 6 बजे, और उसके बाद आपको वीकेंड्स पे प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ूंगा, होमवर्क भी दूंगा, सब कुछ करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप IAS हिस्ट्री एकेडमी में अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपना एनरोलमेंट करिए। अभी मैंने 1 घंटे का बोला था, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं।
अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आई टेक देम। सर इसके लिए प्रेफरेंस बुक मिल सकती है कोई? हाँ जी बोलिए। प्रेफरेंस बुक बता सकते हैं सर आप इसके लिए, जैसे सिलेबस पूरा कवर होता है? हाँ तो हर बार इतनी करिए। एक मिनट, वन बाय निधि मलिक, हम बैठे ले मम्मी। एक मिनट, करण हमारा कुमार। आंसर वही रहता, जवाब वही रहता, वरना मतलब ना। अब तोरे में हमारे खाना दूसर बने भी कि ना बने भी से तो इन जा। बैजू जी इनको सबको म्यूट करिए, सिर्फ निधि मलिक को बोलिए। निधि मलिक ने पहले पूछा है, उसके बाद क्यू के हिसाब से उनको अनम्यूट करिए। सारे बोलना शुरू कर देंगे मुश्किल हो जाएगा। तनु, क्या निधि आप प्लीज बोल गो अहेड, सकते व्हाट्स द हैं। क्वेश्चन? तनु, हाँ जी आप सर, मैं ये बोल पूछ रही सकते थी इसके लिए हैं। निधि हाँ ठीक है। प्रेफरेंस। हाँ जी सर, इसके लिए कोई प्रेफरेंस बुक मिल सकती है सर, कोई जैसे पूरा सिलेबस हम कवर कर सकें? देखिए पढ़ वही सकें। वही वही एटीट्यूड आ गया ना आपका, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि छोड़िए इसको। रेफरेंस बुक मिल सकती, क्या करनी है आपने रेफरेंस बुक? हजारों है नेट के ऊपर, बाजार में कई गाइड्स बिकती हैं, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं गाइड भी बना के, एकेडमी में भी आके। एनएलपी कोई बात नहीं कर रहा। वो रेफरेंस बुक आप मुझे जोड़िए, जब आप पास कर जाएंगे एनडीए, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए, वो रेफरेंस बुक बन जाएगी। जैसे आपको उदय अभी आपके साथ बैठे हुए हैं जो कल एनडीए जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, वो अपने लिखेंगे बैठ के तो रेफरेंस बुक बन जाएगी। और मैं आपको मटेरियल दूंगा पढ़ने के लिए, डोंट वरी अबाउट। ओके सर, मैं यही पूछ रही थी। ओके नेक्स्ट। तनु आपने सर। क्या किया बताइए। हाँ पूछ सकते हैं आप। सर एसएसबी में कुछ टास्क जो होते हैं वो हमको ग्रुप्स में करने होते हैं ना, तो इट मे बी पॉसिबल मेरे अंदर कैपेबिलिटी है वो करने की, बट मेरे ग्रुप्स मेंबर जो हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या मेरा सिलेक्शन ग्रुप डिपेंडेंट हो जाएगा? क्या हम ग्रुप की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं? शाबाश, और बिल्कुल सही बोला, बहुत शाबाशी देता हूं। इसका मतलब है आप एसएसबी में पास होने का मटेरियल है। अगर ये सोचते हैं कि ग्रुप में तो सब बेवकूफ होंगे, आप ही एक इंटेलिजेंट होंगे, हो सकता है ना। अब मैं आपको ये बता दूं, ग्रुप में जो भी टास्क दिया गया है, चाहे वो 4 जीटीओ टास्क हो, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, ठीक है, और वो चारों, या इवन आपकी ऑब्स्टिकल रेस है, टास्क खत्म नहीं हुआ, आपके जो बाकी लोग थे वो उन्होंने काम नहीं किया और टास्क खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब सारे फेल हो जाएंगे? नहीं। वहां पे मैं आपको फिर वही एंकर दूंगा कि वो सारे फेल हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे। जैसे मैंने बोला नॉर्मली होता था, उदय भी इनके ग्रुप में 20 बच्चे थे, 20 में से अकेले पास हुए, 19 फेल हो गए। समझ नहीं मेरी बात? अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। अब मैं जब गया था एसएसबी के लिए, मैं बहुत मोटा था, फिजिकली फिट नहीं था मैं इतना, हालांकि मैं क्रिकेट खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था, पर इतना फिट फिर भी नहीं था। और मैं सैनिक स्कूल में था, मुझे टेक्निक सिखाई गई थी वॉल कैसे चढ़नी है, समझ गए? अगर आप मेरी तरह मोटे हो गए तो आपको तो नहीं पता ना वॉल के टेक्निक है, मैं टेक्निक से चढ़ गया तो आप नहीं चढ़ पाओगे। तो आप जब ग्रुप में चल रहे हो, क्योंकि ये कंपटीशन है ग्रुप का, ऑब्स्टिकल रेस, तो आपको कोई मदद करा के ऊपर चढ़ाएगा, क्योंकि आपके दिल में क्या घबराहट शुरू होगी, मैं कैसे चढ़ूंगा या मैं कैसे चढ़ूंगी, मैं तो पीछे रह जाऊंगी, सारे आगे निकल जाएंगे तो मैं पीछे रहेगी, तो मुझे रिजेक्ट कर देगा। अब घबराहट के चक्कर में आपने क्या करना है कि आपको जब दूसरों ने मिलकर चढ़ाया, क्योंकि ग्रुप के बाकी लोग भी तो है ना, कुछ आपको मदद भी करेंगे, वो चढ़ाएंगे, तो आप वॉल के ऊपर जब चढ़ोगे तो आप एकदम से कूद जाओगे और बड़े खुश हो जाओगे, मैंने क्लियर कर लिया। और अभी एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा कि आप खुद चढ़ना नहीं जानते, चढ़ने के काबिल नहीं हो, जब आप ऊपर चढ़ गए हो, आपने आगे जंप नहीं मारना है, आप बैठ जाओ, दोनों टांगे वॉल के दूसरी तरफ करके कंफर्टेबली बैठ जाओ और नीचे से बोरों को खींचने लगो। तो जीटीओ जो देख रहा है बोले यार खुद तो चढ़ना आता नहीं, मगर टीम के लिए ये अपने को दूसरों की अभी भी मदद कर रही है। बात समझ में आ रही है तनु कुमारी? Yes, वो आपके फेवर में जाएगा। पूरा ग्रुप फेल हो गया जस्ट बिकॉज आपने एक जगह ये दिखा दिया कि भाई आई एम वन फॉर ऑल फॉर वन। मैं ग्रुप की मदद मतलब फैक्टर 2 अडेप्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरा ग्रुप आगे आना चाहिए। हालांकि मेरे में कैपेबिलिटी, मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिजिकल के लिए आपने डरना नहीं है, क्योंकि फिजिकल वो अकेडमीज आपको सॉर्ट आउट कर देंगी। आज यहाँ पर सारी कहानी मेंटल में क्या है, तो आपको छोटा सा मैंने एक एंकर दे दिया कि अगर आपसे दीवार नहीं चढ़ी जा रही, क्योंकि उसमें टेक्निक है, टेक्निक से कब कहाँ से सीखेंगे? अगर सैनिक स्कूल या कोई ऐसा कोई मिला तो आ जाएगी, नहीं तो कैसे साथ। गुड सर, गुड
एक मिनट बीच में बोलिए मत। 7 फुट की दीवार कैसे चढ़नी है? तो वो आपको दूसरों ने मदद करके ऊपर चढ़ाया, तो आप ऊपर जब पहुंचे तो उधर कूदने के बजाय आप वहीं बैठ गए, और वहां बैठ के बाकी लोग जो पीछे बचे हुए हैं उनको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहे हो। यस सर। यू आर थ्रू। सिमिलरली फॉर टास्क, जो जीटीओ टास्क में, सिमिलरली फॉर एवरीवेयर, जहां भी कर रहे, आप लोगों को वो वॉच कर रहा है कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा आदमी बेकार में झगड़ा कर रहा है या नहीं बात कर रहा है, आप कामली उसको कन्विंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये कैसे करना है ये सब मैं सिखाऊंगा। गुड क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके अनुज चौधरी। जैन सर। जय हिंद। सर आपने बॉल की बात करी सर, हम एक एनसीसी कैडेट हैं और इस बार मेरा सी है। तो आपने बॉल की बात करी क्योंकि हम टीएससी करके आए हैं पिछली बार 2024-23 में। तो आपने कहा बार बार अगर बॉल पे नहीं चढ़ोगे तो फिसल भी जाते हैं, पैर भी फिसल जाता है, झिकझिक है, दमदमा है और क्लियर जंप है और गैलेट वॉलेट है, तो उसको सारे बाधाएं पार करके पड़ती हैं, 10 बाधाएं होती हैं। तो सर आपने कहा था तो उसमें 4 बंदे आते हैं तो उससे चढ़ते हैं, तो एक आगे आ जाएगा तो आपको कैसे चढ़ना पड़ेगा, तो आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, न कि आप प्रयास करेंगे नहीं करेंगे तो बाकी थक जाएंगे कि हम नहीं करेंगे, तब तक वो चला जाएगा आपसे आगे। क्योंकि हमारी 21 बटालियन ग्रुप हेडक्वार्टर हमारा बरेली है। ओके ओके रुको अभी रुको। आपको ये मैंने शुरू में बोला था कि मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी एडीजी एनसीसी हूँ एनईआर में। यस सर। आप यूपी में हो आप? यस सर, यूपी बरेली 25। गुड। तो आपको भी ऑब्स्टेकल के बारे में पता है? तो मैं यस सर। यस सर। आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपकी 50% आपकी जो लड़ाई है वो खत्म हो गई, आपने जीत ली, क्योंकि एनसीसी में ये आपके अंदर फैक्टर 1 2 3 4 है, कितने मात्रा में है, मगर है। कैंप में जाते हो, मिलके काम करते हो, ऑब्स्टेकल कोर्स करते हो, तो शाम को बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हो, कल्चरल प्रोग्राम करते हो, तो आधी तो आपने लड़ाई जीत ली। अब थोड़ा सा आपने रिफाइन करना है। अभी जो ऑब्स्टेकल में आपको अगर कोई पीछे रह गया, मैंने बोला ना पीछे रह जाना नुकसान नहीं है, चुप रहना नुकसान है, दूसरों की मदद नहीं करना नुकसान है। जब आप जगह पे दूसरों की मदद कर रहे हो तो 100% वो आपको क्लियर करेगा। यस सर। एनसीसी कैडेट, एनएसएस कैडेट, बोर्डिंग स्कूल के बच्चे वो एक स्टेप आगे हैं, क्योंकि घरों में क्या होता है, जब आप अपने घर में रहते हैं 100% नहीं, मोस्टली घरों में मम्मी पापा का प्रेशर रहता है पढ़ाई करो, खेलने नहीं जाना है। खेलोगे तो कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो नवाब ही बनोगे तो नवाब आर्मी में नहीं चाहिए यार, समझ गई? आर्मी में नवाब नहीं चाहिए। यस सर। मिलके काम करने वाले लोग चाहिए, चाहे वो एनसीसी के हों या ऐसे ये जो एनसीसी एनएसएस वगैरह बनाए इसलिए है कि यूथ की ट्रेनिंग हो सके। जिन बच्चों को आपके जैसे एनसीसी वगैरह में आ गए, तो आपने तो आधी लड़ाई जीत रखी है, सी सर्टिफिकेट क्लियर कीजिए तो आपका रिटन एग्जाम भी नहीं होगा। यस सर। यस सर। सर हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एसएसबी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ 24 में हमारा एग्जाम होगा सी का। हाँ, तो आप एनसीसी की तैयारी करने अगर मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में आ जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। लाइए तो एनसीसी वालों को मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने 7 स्टेट का हेड था, मैं यूपी का ही खाली नहीं था, मैं मेघालय, यस सर, यस सर, त्रिपुरा, नागालैंड 7 स्टेट का हेड था। तो मुझे पता है एनसीसी के बच्चे कैसे काम करते हैं, उनको कैसे ट्रेन कराना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट कैंडिडेट। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अभी समय है, टाइम है, तो सर से जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए, फिर सर को भी जाना होगा। हाँ जोया बताइए, आप माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछे अपना। जय हिंद सर। सर हम जा सकते हैं? वेट करें अनुज, अभी तो सेशन चल रही है ना, वेट करें आप ही कुछ सुनने को मिल सकता है आपको। आपको म्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग जोया, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली है ना सर, मैं जब भी प्रिपरेशंस के लिए बैठती हूँ या कोई एक ऐसी बात होती है कि जिससे सिर्फ मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है।
तो मैं आपको यही बोला ना, ये सबको म्यूट करिए प्लीज, सबको म्यूट करिए, बैकग्राउंड नॉइज। आपको जो ऊंचाई से डर लगता है ये एनएलपी के हिसाब से ही ठीक हो सकता है। अच्छा एग्जांपल फिर मैं अपना देता हूं, मैंने कल भी बच्चों को यही दिया। जब मैं एनडीए के अंदर था वहां पे 9 मीटर बोर्ड से जंप करना पड़ता है स्विमिंग पूल में, 3 मीटर, 5 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर। तो 9 मीटर से हम हर बारी जंप करते थे। 5th टर्म में मतलब 2.5 साल जंप करने के बाद कोई हजारों बार जंप किया होगा। तो उस दिन हमारा टेस्ट था जंप का, तो जो हमारे टेस्ट लेने वाले ऑफिसर थे, पीटीआई जो हमारे थे, उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात थी, वो सबको बार बार फेल किए जा रहे थे। तो हम लोग जो ग्रुप में बैठे हुए थे अपनी बारी का वेट कर रहे थे, हमें यही बात शुरू होगी, यार ये तो सबको फेल कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। तो फेल करते करते दिमाग में वो घुस गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उस दिन नहीं पता थी क्या थी, तो दिमाग में घुस गया कि फेल कर देंगे तो जाना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं उस दिन जंप नहीं कर पाया, और जंप नहीं कर पाया मतलब कि पहाड़ टूट पड़ा मेरे पे कि एक कैडेट जो है उसके अंदर करेज नहीं है जंप करने की। हालांकि मैं जब ये पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, अनुज चौधरी ने, तो ऑब्स्टेकल्स हो जहां जंप वगैरह हो, पूरे सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं। अगर वहां किसी कैडेट को चाहे एसएसबी में हो या एनडीए में हो चोट लगती है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल, समझ लो कि उसकी नौकरी गई। ठीक है, यस सर। यकीन करता है कि उसमें कोई चोट ना लगे। तो मुझे मेरे दिमाग में बात पता नहीं थी, मैं डर गया, और मैं जब नहीं मार सका फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार 2.5 साल में मैंने कोई 1000 बार जंप मारा, तो ये अब कैसे रह गया मैं। तो मैं फिर चढ़ा ऊपर, फिर मैं चढ़ा, फिर जंप किया, तो मैं पूरा छिपकली की तरह गिरा। यानी कि जब वो ऊपर से 9 मीटर से गिरते हो ना पानी पे, तो पानी पे चोट लगती है पूरी बॉडी पे, छाती, बाजू, टांगे आपकी सारी लाल हो जाती हैं, जैसे कोई थप्पड़ मारता है ना तो वैसे लगता है। तो जब मैं बाहर निकला तो रोने जैसा बुरा हाल हो गया था। फिर मुझे चढ़ा गुस्सा, तो मैंने कहा यार अब क्या करना है। तो खैर मैंने क्या उस एंकर क्या यूज किया वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो बड़ी पर्सनल चीज है, पर मैं फिर गया और वापस आ गया। तो इसलिए ये सोचना कि मुझे हाइट से डर लगता है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं करना है। मेरे एक साथ के एयरफोर्स के कैंडिडेट थे, वो उनको भी बोलता हाइट, लखनऊ के ही थे, वो नाम नहीं लूंगा उनका, मैं एयर मार्शल रिटायर हुए हैं वो एयरफोर्स के, एस पायलट है। अगर उनको उस वक्त हाइट से डर लगता था तो अब कहाँ गया, हाउ कुड ही बी द एस पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड रोज टू अ रैंक ऑफ एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये कहना कि आज मुझे हाइट से डर लगता है मैं आगे नहीं चलूंगी, तो आप रुक जाइए, आप नहीं चलेंगे। अगर आप इससे लड़ेंगे, आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को देख के इस पर काम करेंगे, तो आप मेरा एग्जांपल दिया, मेरे साथ के कोर्समेट हैं एयरफोर्स के टॉप एस पायलट को अगर हाइट से डर लगता है पायलट बन सकता है। फाइटर पायलट की बात कर रहा हूँ मैं, नो सर। और फाइटर पायलट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, यस सर। आई होप आई हैव आंसर्ड यू जोया। Yes, sir. Thank you so much. Okay, you can do it. Okay, next one. Thank you. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई स्टूडेंट? चलो अगर क्वेश्चन नहीं है तो वी विल वाइंड अप। इज देयर एनीबॉडी? क्या एनीबॉडी? ओके, वी विल वाइंड अप नाउ। तो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आप बैजू साहब से बात करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, कोर्स ज्वाइन करिए। अगर कोई और भी कोई आपकी क्वेरी बाकी है, कोई दिल में डाउट है, तो वो आप लिख करके बैजू जी को दे सकते हैं, जो मुझे बोलेंगे मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर कर दूँ। मगर 20 तारीख से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन के अंदर, तो आप इसको फटाफट डिसीजन लीजिए और इसके अंदर आइए। Okay, sir. तो फाइनली Okay, sir. उदय आप इनको एनडीए जाने से पहले इन सब लोगों को क्या बताना चाहते हैं? उदय मोटन है हमारे साथ जो जा रहे हैं एनडीए में, बताइए क्या लास्टली क्या इनको डिसीजन, क्या आप इनको मैसेज देके जाना चाहते हैं? सर मैं यही कहूंगा कि अचीवेबल है, ऐसा कुछ खौआ बना के रखा है। मैं सुनने ऐसे बातों से भी पता लग रहा था कि थोड़ा डर का माहौल नहीं है, अचीवेबल एम है। आप सर की गाइडेंस में है, यू आर इन सेफ हैंड्स। आप एक बार देखें सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, अचीवेबल है ये चीज, यही कहना चाहूंगा सर लास्ट में। ओके, मजेदार बात ये है कि जब उदय जी भी आए थे मेरे पास पहले, तो वो भी ऐसे ही बोलते थे जैसे आप बोल रहे हैं, सर कर पाऊंगा, वो दूसरे काम खराब कर रहे हैं तो मैं कर पाऊंगा, सर मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा। और आज देखिए उनकी टोन बदली हुई है,
आज वो कह रहे हैं अचीवेबल है, हवा बनाया हुआ है, और उस दिन नहीं था जब पहली बार आए थे। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। जय हिंद सर। Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank you, Thank you. Datta. और नेक्स्ट हम लोग की बैच Thank जो you, sir. स्टार्ट हो रही Thank you, है sir. एसएसबी की और एनडीए यू दोनों सर। एक साथ स्टार्ट जैन हो रही सर। है। तो 20 तारीख से 20 जून से हमारी बैच शुरू हो रही है एनडीए की, तो एनडीए की बैच शुरू हो रही है, साथ में एसएसबी की बैच शुरू हो रही है। जिनको भी एडमिशन लेना हो वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो historyisacademy.com या historyis academy का अपना ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच उदय जी, आप आए, आपका बहुत बहुत वेलकम एंड धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसी आप समाप्त कर रहे हैं हम लोग सेशन, या आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ये सेशन को समाप्त करूंगा। 20 तारीख से हमारी स्टार्ट हो रही है, बैच स्टार्ट हो रही है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं तक सेशन समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन जब होगा तो फिर आपको जरूर से इनवाइट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.